इसको कोई लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। मुरादाबाद, नजीमाबाद, चिट्ठियाँ, लिफाफे हमारे पास इतने भर गए थे, उसमें उनका एड्रेस लिखा हुआ था, भैया वहाँ पहुँच जाओगे तो हमको चिट्ठी लिखनी है। खराब गाड़ी मेरे को दी गई थी, अच्छा, जिसको निशान जोंगा जिसको बोला जाता है। बॉम्बे तक की जर्नी कैसे रहेगी? तो ये ऐसा होता था, ट्रांसपोर्ट रास्ता बिल्कुल सवेरे भीमताल में पहुँचता था। भीमताल में कभी नहीं हुआ मतलब जितने भी टाइम करा? पोस्ट मास्टर मेरे को बुलाता था, मुझसे कह रहा था नयाल जी ऐसा है 10 ये मनी ऑर्डर आता था। यस, सो वेलकम गाइस, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ है मेरे गेस्ट, मेरे फादर। थैंक यू नरेंद्र, आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया था जो विद्याशंकरन के साथ किया था, उसमें देखा होगा आपने, एक वायर वाले माइक के साथ किया था और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने डिस्कस करे थे, लेकिन उसमें इतने व्यूज वगैरह नहीं आए, तो वो हम दोनों के बीच की बात ही रह गई। होप करते शायद इसमें ज्यादा व्यूज आए, क्या पता देख के। तो आज का जो टॉपिक रिलेटेड है वो मतलब कि मोस्टली स्कूलिंग, जो 90s में स्कूलिंग वगैरह होती थी या अभी का टाइम जो है वो कितना डिफरेंट आ चुका है। पापा आर्मी से रिलेटेड चीजें बताएंगे आपको, क्योंकि एक्स सर्विस मैन रहे हैं वो। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अब कैसा लगता है भीमताल पहले की तुलना में? बहुत ही चेंज हो चुका है पहले की तुलना में। भीमताल अगर आज हम देखें तो पर्यटन की दृष्टि से देखें और स्कूलों की दृष्टि से देखें और यहाँ पर जो है इनकम के सोर्सेज को देखें, तो इस वक्त जो है बहुत बहुत ही कुछ बदली हो चुका है, और जिसे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। स्कूलिंग का बताओ आप। स्कूलिंग का ना, जैसे मतलब पहले तो इतने ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल होते नहीं होंगे मेरे ख्याल में। कक्षा 6 से हमारे अंग्रेजी शुरू होती थी। ABCD हमने कक्षा 6 से शुरू किया। उसमें जो हमारा बचपना था, हमारी लकड़ी की पार्टी हुआ करती थी जिसमें हम अ आ ई करके लिखते थे, और एक कलम होती थी और मिट्टी की जो है दवात होती थी, जिसमें जो सफ़ेद मिट्टी होती है जिसको हम यहाँ पहाड़ी भाषा में कमेट कहते हैं। अच्छा। कमेट के ऊपर जो कलम बनती थी वो निंगल की कलम बनती थी, और उस कलम से हम जो है उस पार्टी में लिखते थे। वो पार्टी अक्सर आम की लकड़ी की बनी होती थी। कभी कभार हमारे यारी दोस्ती में अगर कोई झगड़ा हो जाता था तो हम पार्टी टू पार्टी झगड़ा कर देते थे और उस पार्टी को फोड़ देते थे। तो आपने कभी नहीं सुना होगा पार्टी और इस तरीके की मिट्टी का हिसाब ना, ये उस टाइम की बातें होती थी। अब तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम पूरा खत्म ही हो चुका है, लुप्त हो चुका है बिल्कुल। इतने ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते थे पहले भी मतलब? नहीं, इंग्लिश मीडियम इसमें भीमताल में एक हर्बर माइनर, जो कि जिसमें कि जो है ये उस टाइम से है? हाँ, उस टाइम से, जिसमें कि विदेश के अनाथ बच्चे पढ़ते थे और लोकल को यहाँ पर अलाउ नहीं था उस समय। इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा जो 11th और 12th हुआ है वो हर्बर माइनर से ही हुआ है। मतलब काफी बड़ा और अच्छा स्कूल है। मतलब मेरे को पता नहीं था इतने टाइम से, क्योंकि ये पहले शायद मेरे ख्याल में रानी का महल था, कुछ इस तरीके था ये। हाँ, ये ब्रिटिश लोगों का था। अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर के बसे थे, और फिर जब बाद में जब अंग्रेज लोगों को भारत छोड़ के जाना पड़ा तो वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी को बैठा के गए, ताकि जो यहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं या बाहर के जो अनाथ बच्चे आएंगे उनकी शिक्षा वगैरह इसमें की जाएगी। लेकिन इसमें तो तीनों चलते हैं ना, अनाथ बच्चे भी रहते हैं इसमें, बोर्डर्स भी हैं और हमारी तरह डे स्कॉलर भी हैं जो डे स्कॉलर पहले अलाउ नहीं थे, अभी डे स्कॉलर अलाउ हो चुके हैं। पहले सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए था और छोटी सी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बच्चे यहाँ पर। अब मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे मेरे फादर लीलावती पंत इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है हमारे जो भीमताल का है, मुख्य इंटर कॉलेज वही है। वोटिंग भी होती है तो वही होती है और कहीं नहीं होती है। लेकिन मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब आपका टाइम था, जिस टाइम पे गर्ल्स भी पढ़ती थी और बॉयज भी पढ़ते थे वहाँ पे, लेकिन एक आज का टाइम है कि सब मतलब बॉयज ही है मोस्टली, वहाँ पे गर्ल्स है ही नहीं। ऐसा मतलब क्या हुआ ही? उस वक्त ऐसा था कि जो है इस राजकीय लीलावती पंत इंटर कॉलेज के अंदर में साइंस साइड और आर्ट साइड दो सब्जेक्ट हुआ करती थी। तो जिसमें कि जो है लड़कियों के लिए अलग से कोई साइंस साइड की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। एक गर्ल्स स्कूल है जिसमें कि जो है साइंस साइड नहीं थी, खाली आर्ट्स और कॉमर्स था। जो बच्चे जो है साइंस से पढ़ना चाहते थे उन लड़कियों को उसमें अलाउ किया गया था। और फिर साइंस के ही लड़कियों को क्यों रखा जाए, आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इस करके जो है 11 और 12 खास तौर पर, तो 11 और 12 में ही जो है लड़कियों का एडमिशन किया जाता था इसमें, जो कि आर्ट साइड से भी पढ़ते थे और साइंस साइड से भी पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो मुझे गर्ल्स दिखती नहीं, वहाँ पे सारे बॉयज ही हैं उसमें। अब ऐसा हुआ कि जो गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पर भीमताल में खुल चुका है, पहले भी था, लेकिन उसमें अभी साइंस साइड खुल चुकी है। अच्छा, साइंस का सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है। जिसकी वजह से जो है, और राजकीय लीलावती पंत इंटर कॉलेज पढ़ाई के महत्व में बहुत बहुत आगे है, और बहुत अच्छे टीचर थे यहाँ पर, और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं, इंजीनियर हैं,
नहीं, मैं आपको एक क्वालिटी ऑफ चीज बताता हूँ कि मतलब कि जैसे पहले स्कूल्स कम थे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी थी। लेकिन अब स्कूल बढ़ गए हैं तो मेरे को लगता नहीं उतनी क्वालिटी रही है, क्योंकि जो आपका स्कूल है वो मैंने बड़ा बदनाम सुना है लड़ाई वड़ाई के मामले में। अब हाँ, ये उस वक्त भी था। उस अच्छा वक्त बहुत ज़्यादा था, बहुत कम है। अच्छा उस वक्त ये था कि खूब अच्छा खासा घर से घी मक्खन और मक्के की रोटी और मडवे की रोटी खा और कर गाँव के देसी लोग। गांव के देसी के हिसाब से चलते थे। हम्म। तो लड़ाई कहाँ करें, घर में तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं। स्कूल में ही एक मौका मिलता था कि जो सारी गर्मी निकालने सारी का, गर्मी निकालने मतलब घी दूध जितना भी खाया सब निकाल देना फिर भाई। घर जा करके जो है फिर अच्छा खासा मट्ठा पीना है और फिर दही के साथ रोटी खानी है बासी मक्के की, और जो है फिर अपने 2-4 ट्रिप जंगल के मार लेने हैं, कभी लकड़ी के बहाने या कभी गाय जानवरों को ढूंढने के बहाने। हाँ। तो मतलब ये नहीं कि अंधेरा होते में ही घर आना है, तो तब तक माता पिता जो है अपनी रोटी राटी की जुगाड़ कर लेते थे। फिर खाया तो पढ़ रहा हूँ करके जो है माँ बाप भी सो गए और हम भी सो गए। सुबह उठे तो अपना स्नान ध्यान किया और उसके बाद जो है अपने 2 कॉफी बगल में दबाई और सीटी बजाते हुए चल दिए स्कूल को। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, मेरे फादर ने मतलब बहुत अर्ली एज में कमाना शुरू कर दिया था। इनने मतलब कि 2 मोस्ट फेवरेट बिजनेस थे इनके। एक तो पहले हमारे यहाँ आड़ू की खेती होती थी, पीच, जो अभी इससे पहले वाला ब्लॉग भी हमारा वो पीच विलेज वाला, वो तो विलेज नहीं है हमारा, हमारा विलेज जॉन्स ईस्ट स्टेट है, लोगों ने मिला मिला के उसे जूनी स्टेट कर दिया है अब। तो वहाँ पे मतलब हमारे काफी बड़े फार्म्स वगैरह थे आड़ू के। तो उस टाइम पे पहला तो बिजनेस मेरे पापा का जो शुरुआती बिजनेस था वो आड़ू का ही था। उसके बाद जो दूसरा बिजनेस हमने मतलब मेरे फादर करते थे वो बटरफ्लाई कैचिंग का था, है कि नहीं? वो आप कौन फॉरेनर्स थे, उनसे इंटरेक्शन कैसा हुआ आपका, वो बताओ आप एक बार। जो जॉन स्ट्रीट नाम जो पड़ा ना, वो उन्हीं के नाम से पड़ा है, जो ये बटरफ्लाई का काम करते थे। जर्मनी के रहने वाले थे, फ्रेडरिक स्मटरचक उनका नाम था। और वो कलकत्ता से आए थे। कलकत्ता से आने के बाद वो नौकुचिया ताल में रहे। नौकुचिया ताल में रहने के बाद जो है वो फिर जून स्टेट में आ गए। वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेट खोला जहाँ एक अदालत हुआ करती थी, अदालतें चलती थी उनकी जून स्टेट में। जून स्टेट में, इसीलिए जून उनके फादर का नाम था। अच्छा, इसी के नाम से, इसीलिए उन्होंने अपने फादर के नाम से जून स्टेट बना दिया। अच्छा। स्टेट बना दिया जिस जगह पर जो है आज वहाँ पर एक अच्छा खासा वो होटल चल रहा है। बाद में फ्रेडरिक स्मटरचक ने भी उस होटल को चलाया था। वो जो है वहाँ का जो है वहाँ न्याय होते थे, यानी कि उसको इनका दूरदर्शन में भी बहुत बड़ा कलेक्शन का फोटोज वगैरह आई हुई थी, वीडियो भी आपने अगर दूरदर्शन देखा होगा अपने टाइम पे तो लगभग क्या कहते हैं 2007 या 2008 के अराउंड एक इनकी मतलब लाइव वीडियो आती थी। मतलब दूरदर्शन उसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट को दिखाता था कि साइंटिस्ट और उनकी खोज क्या चल रही है भारत में। तो उसमें मतलब कि उनका नाम भी आया था शायद फ्रेडरिक स्मटरचक का नाम था। और मैं उनके साथ यानी कि जिस वक्त मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस वक्त मैं उनके साथ जुड़ गया था और मैंने काफ़ी करीब 4 साल मैंने उनके साथ काम किया। विभिन्न प्रकार की जो है बटरफ्लाई और नाइट मून। और लेकिन बटरफ्लाई पकड़ना तो इतना मुश्किल होता है, कैसे कैच करते थे? नेट होते थे हमारे पास। अच्छा, जो कि नेट उसमें व्हाइट कलर के नेट होते थे और उससे हम बटरफ्लाई को कैच करते थे और उनको जो है। तो मतलब सबसे अच्छा टाइम क्या है बटरफ्लाई कैचिंग का, मॉर्निंग या फिर इवनिंग? नो, सबसे बढ़िया टाइमिंग बटरफ्लाई का है दोपहर का 2 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक। अच्छा, हाँ, उस वक्त जो है फूल अच्छी तरह से खिल चुके होते हैं और अच्छी खासी धूप तपती है। जिस जगह पर जो है छोटे मोटे जो हम पहाड़ों में कहते हैं कि खाव बन गया या वो बन गया, पानी इकट्ठा हो गया जहाँ पर, उस जगह में थोड़ा सा काई सी जम गई। उस काई को खाने के लिए तितलियाँ अक्सर बैठा करती हैं। अब ये तो मतलब बहुत लोगों ने फैला रखी बात है कि तितलियाँ से फूलों में बैठती है। नहीं, तितलियाँ फूलों में ही नहीं बैठती है, तितलियाँ सड़े हुए फलों में भी बैठती हैं। अब हम तितलियों को न्योता देने के लिए हम लोग क्या करते थे, घर से जो है पके हुए या पुराने केले जो है ले जाया करते थे और जो है दूर जैसे साताल के जंगलों में ओक के पेड़ हैं, ओक के पेड़ में 2-3 जगह जो है वो सड़े हुए केलों को टांग देते थे। तो सड़े हुए केले की महक से जो है ओक बटरफ्लाई वगैरह आती थी और हम उनको कैच कर लेते थे। चलो भाई देख लो आप, अब कैसे पकड़नी है आपको बटरफ्लाई बता दिया मेरे फादर ने। अब चेक करना है आपको, और आप कितनी बटरफ्लाई वगैरह कैच करते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना हमारे लिए, ठीक है ना? बहुत आसान तरीका है बटरफ्लाई पकड़ने का। उनके पंख डैमेज नहीं होने चाहिए, उनके हाथ पांव सब सुरक्षित होने चाहिए और उनको जो है क्लोरोफॉर्म में सुंघा करके उनको बेहोश किया जाता था। तब जाकर के जो है उनकी पैकिंग की जाती थी और उनके नाम लिखे जाते थे लिफाफों में। आपने कल्चर डिफरेंस क्या देखा अपने और मतलब फॉरेनर्स के बीच में? आपने बहुत अर्ली एज में दोनों कल्चर देख लिए थे, एक अपने घर का कल्चर देखा हुआ था आपने, जैसे मतलब कि नॉर्मली इंडियंस रहते हैं नॉर्मली इंडियन हाउस होल्ड में। मेरे ख्याल में उस टाइम पे गैस नहीं थी।
नहीं, आग में खाना बनता था? आग में खाना बनता तो था। उनके यहाँ भी यही सिस्टम था? बिल्कुल, उनके पास जो है पुराने ज़माने के जो है भट्टियाँ हुआ करती थी, जो भट्टियाँ जो है लोहे की बनी रहती, जिसको हम जो आज के ज़माने में ओवन भी कह सकते हैं। लेकिन वो ओवन का भी काम उन्हीं कोयले के नीचे हम ओवन कर के जो है ये अपने जो आपको क्या कहते हैं उसको नाम, ब्रेड वगैरह जो है टोस्ट करने होते हैं, तो हम उसे ओवन में करते थे। और उनका मतलब क्या डाइट वाइट क्या रहती थी? जैसे मॉर्निंग में तो अपनी इंडियन जो नॉर्मल डाइट है, हमने तो रोटी खा ली, दाल सब्जी या पराठे खा लिए सुबह में, इस तरीके का खाना रहता है हमारा। उनका क्या मॉर्निंग का नहीं, डाइट रहता था? उनका खाना, उनका ब्रेकफ़ास्ट, उनका लंच, उनका डिनर हमसे डिफरेंस रहता था। नहीं, फिर भी वो इतने टाइम से इंडिया में थे, तो इंडिया की कुजीन को एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने? नहीं, इंडियन चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, यही एक सबसे बड़ी ख़ासियत थी उनके अंदर में। अच्छा, फॉरेनर्स के अंदर सबसे मतलब बड़ी किस कंट्री के ओरिजिन के थे? जर्मनी के। जर्मनी, अच्छा जर्मन, ठीक है। तो उनके अंदर मैंने एक बड़ी ख़ासियत देखी कि उन्होंने अपना कल्चर नहीं बदला। हिंदुस्तानियों के साथ रहे, हिंदुस्तानियों को उन्होंने काम दिया, हिंदुस्तानियों ने उनके वहाँ नौकरी की, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानियों को अपने वहाँ का जो कल्चर है वो उसमें परफेक्ट नहीं किया। अच्छा, मतलब कि अगर वो कभी रोटी नहीं खाई उन्होंने ब्रेड ही खाया? कहने का मतलब यह है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने उनके साथ बटरफ्लाई का काम किया। हाँ। बटरफ्लाई पकड़ के लाया, बटरफ्लाई मैंने बेहोश किया, बटरफ्लाई मैंने पैकिंग किया, बटरफ्लाई मैंने मतलब जितना भी हार्ड वर्क है, मैन पावर वाला, बटरफ्लाई का नाम किया, हाँ। नाम लिखा, लेकिन बटरफ्लाई को जो पोस्ट करने का जो एड्रेस है वो कहाँ भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उसने मेरे को कभी नहीं बताया। अच्छा, ताकि नहीं तो ये तो स्नीक पीक रहता ही था अंग्रेजों का शुरुआत से ही रहा, ये तो मतलब है ही। तो मेरा आर्मी में जाने का मेन कारण भी यही रहा, क्योंकि मैंने कहा इनके साथ में लंबे समय तक रह नहीं पाऊंगा, और इस तरीके के काम मैं कब तक करूंगा। और जब मैंने नहीं, आर्मी से पहले एक बार आपको वो भी बताना पड़ेगा हमें, आपका जो आड़ू का बिजनेस करा वो आपने कैसे करा? हाँ, पीच मेरे फादर जो थे बहुत बेस्ट गार्डनर थे। वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भीमताल की तरफ से गोल्ड मेडल स्पेशलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। अच्छा, गार्डन की अपेक्षा में, क्योंकि हमारा जून स्टेट के अंदर में हमारे पास 30 नाली जमीन के ऊपर कम से कम 20 नाली में हमारा सिर्फ पीच का बगीचा था। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो उस वक्त जो था, हल्द्वानी से जो है बनिए लोग आते थे हमारे बगीचे को लेने के लिए, फूल पर हमारे बगीचे का ठेका हुआ करता था। अच्छा, तो उस वक्त ज़्यादा नहीं, 78 और 1979, 78, 79 और 80 के दरमियान में हमको जो है हल्द्वानी के बनिए 500 रुपये 700 रुपये एडवांस दे दिया करते थे कि भाई फूल हमने देख लिया आपके बगीचे का, फल हम तोड़ेंगे। लेकिन जब फूल देख के मतलब पहले एडवांस दे दिया कि भाई दे दिया करते थे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए अपने रिस्क पे, क्योंकि उनको पता था अगर 50% भी फल रुक गया तो भी हम कमा लेंगे, मतलब बढ़िया प्रॉफिट है। अगर 30% भी बच गया फल तब भी हम कमा लेंगे। अब पीच में बता दूं, पीच बहुत ही ज्यादा ना मतलब नाजुक फल है, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर इधर का उधर होता है तो एकदम से शायद मेरे ख्याल में सड़ने लग जाता है वो ना, पकने लग जाता है। हाँ, कलर में आ जाता है। हाँ। तो 3-4 साल तक मैं देखते रहा उसको। तो मेरा तो ये बटरफ्लाई का भी बिजनेस था, मैं तो अपने वेल सेटल तो नहीं था, बट पार्ट टाइम मेरे पास जॉब था। बट और ये पार्ट टाइम जॉब मैं आपको बताते रहा हूँ, ये मेरे फादर ना अपनी 7th 8th की बात कर रहे हैं, जब ये 7th 8th में है तब की बात है ये। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि 12th पास कर लिया उसके बाद ये काम कर रहे हैं, 7th 8th की बात है ये। मतलब उतना ज्यादा इंसान मतलब सक्षम हो गया था कि मतलब अपने खर्चे लायक कमा ले रहा था उस टाइम, खूब अच्छा खासा। हाँ, खूब अच्छा खासा जो है अमिताभ बच्चन का जो है कि कट में जो है बाल हुआ करते थे हमारे, और बेल बॉटम पैंट और पीछे से चेन लगी हुई होती थी, और फर्स्ट तरीके से हम गुनगुनाते हुए स्कूल जाते थे। भाई मैंने ना फादर की पुरानी फोटोज देखी हुई है, तभी मेरे को उसमें पता लगा कि लड़कियां ही पढ़ती हैं एलपी में, लेकिन एलपी लीलावती पंत इंटर कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है। और अब तो खैर अब उस जमाने की बात अलग है, तो आप कंटिन्यू करो। हाँ, पीच वाला। तो पीच का ऐसा हुआ कि जो 3 साल देखने के बाद मैंने सोचा यार ये तो इस काम पे तो मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि मैंने करना क्या, मैंने थोड़ा सा टैक्टिस सीखी कि मैंने कहा यार ये एक्सटेंशन कहाँ से मारता है, ये कच्चा माल कहाँ से आएगा। अच्छा, तो मतलब आप वो कहना चाहते हो कि मतलब बनियों को ठेके में ना दे करके मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूं और अपना ही बिजनेस खुद होल्ड करूं और खुद ही बेचूं। जैसे कि आज आफ्टर रिटायरमेंट में आप देख रहे हैं कि मैं अपना ओन, हाँ, होम स्टे का बिजनेस है जो आपका, ऑर्गेनिक्स का बिजनेस है मेरा, मैं खुद चला रहा हूँ। तो उसी प्रकार वो मेरे बचपन से मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी काम को खुद करूं। तो पहले साल मेरे को थोड़ा सा असंभव सा हुआ, क्योंकि यार ऐसा है कि हल्द्वानी से कच्चा माल आना है, पेटियाँ आनी है, कील आनी है, अखबार आनी है, लेबर तो खैर मैं हायर कर लूँगा, बट क्या ये कच्चा माल कहाँ से आया। फिर हल्द्वानी जाकर के बनियों के साथ कॉन्टैक्ट किया, भाई
मेरे पास इतना इतना गार्डन है और मैं इस तरह से जो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको कितने का माल चाहिए आप मेरे को ऑर्डर दे दीजिए, मैं माल भेज दूंगा। वो कच्चा माल 2-3 बनिए मैंने हल्द्वानी के ले लिए। उसके बाद फिर मैंने एक बॉम्बे में जो है सबसे बड़ा फ्रूट का मर्चेंट है। जैसे कि एक चीज और मेरे को आपको पूछनी है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन मतलब एक चीज मुझे आप ये बताओ कि जैसे अभी तो हल्द्वानी आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इतना बढ़िया व्यू, और यहीं से आपको हल्द्वानी भी दिख जाएगी। जो पीछे की साइड एक तो ताल की बाउंड्री में आपको लाइट्स दिख रही हैं और एक पीछे लाइट दिख रही होंगी, तो पीछे लाइट हल्द्वानी की लाइट्स हैं, यहाँ से हल्द्वानी भी क्लियर दिखता है। तो मतलब यही हमारा होम स्टे की लोकेशन भी है, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर रहा हूँ मैं उसका। तो अगर आप आओगे तो यहाँ भी आ सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आप मेरे से। कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, मैं आपको नंबर से कांटेक्ट कर लूंगा अपने, जो भी होता है। तो एक हफ्ते पहले आप मुझे बता देना, तो उसी हिसाब से चल जाएगा। तो मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे कि अभी तो नंबर ऑफ मैक्स हैं, बुलेरो हैं, गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं, प्राइवेट टैक्सियां हैं, रैपिडो भी चल रहा है अभी इधर, तो मतलब और बस तो है ही है। तो पहले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या रहता था और कितनी फ्रीक्वेंटली बसें चलती थी यहाँ से? ओनली रोडवेज बसें। सुबह 2 बसें रोडवेज की भीमताल से जाती थी, भीमताल हल्द्वानी, एक नगोजिया ताल हल्द्वानी, बस। और मतलब एक नगुचिया ताल से होते हुए, नगुचिया ताल इस साइड है जी, और एक उधर से मल्लीताल से, भीमताल डांट से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डांट से और एक नगुचिया ताल से, यानी कि 2 बसेस जाती थी मॉर्निंग में, और वही 2 बसें शाम को वापस लौट के आती थी। हाँ। तो उनकी टाइमिंग टूमिंग का क्या रहता था? सुबह 8 बजे पंक्चुअल, बिल्कुल पंक्चुअल। अच्छा। सुबह 8 बजे और 8:30 बजे। 8 बजे पहली बस निकल जाएगी, 8:30 बजे दूसरी बस नगुचिया ताल वाली निकल जाएगी। और किराया? किराया उस वक्त तो रहा करता था लगभग 75 पैसा, फिर बाद में जो है 80 पैसा हो गया। फिर ये किस टाइम की बात बता रहे हो आप? ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो है 75 से लेकर के 80 तक की बात। 80 तक की बात है, ठीक है। 1975 टू 80 तक, तो ये रेंट था उस वक्त किराए का। और बढ़िया तरीके से जो है 1 रुपये में जो है 50 पैसे 75 पैसे में चंदा देवी नाम की एक जगह, जहाँ रहता और पकौड़ा, वो मेरे फादर फेवरेट है। अभी भी जब मैं पूरी हल्द्वानी भर में भूखा रहता हूँ, कहीं कुछ नहीं खाता, लेकिन चंदा देवी में आकर के जो प्लेट में 2 रुपये के खाता था, वो आज वो प्लेट में 20 रुपये की खाता हूँ, लेकिन खाता जरूर हूँ। क्वालिटी वो नहीं है, क्वांटिटी भी वो नहीं है, लेकिन प्लेटें वही हैं, यादें वही हैं। हाँ जी, आप कंटिन्यू करो। आपने जब बनिए पकड़े तो बनिए पकड़े तो मैंने बनियों से यही कहा कि भाई मेरे पास इतना इतना माल है और मैं आपको माल भेजूंगा। उसने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है नयाल जी, आप जो है मेरे से मैं कच्चा माल ऑर्डर कर दीजिए, कितना पेटी भेजना है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को जो है 500 पेटी भेज दो। 500 पेटी कच्चा माल ने मेरे पास भेज दिया। मैंने अपने घर में अनलोड कर लिया उसको, और वहाँ पेटियाँ ईटियाँ ठोकना शुरू कर दी। तो उस वक्त मैं फिर मेरे को दूसरा दिमाग में ये चीज़ आती थी, अगर मैं सारा माल अगर मैं हल्द्वानी के बनियों को दे दूंगा तो मैं बॉम्बे में अच्छा पैसा मिलता है। ये आपको कहाँ से पता चली? ये मेरे को भी चीज जाननी है कि बॉम्बे में इतना पैसा है और ऐसा है वैसा है, ये पता कहाँ से चला आपको? जब ये काम को मैंने पीच का काम करना शुरू किया, तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी इसकी स्टडी कर ली। स्टडी मतलब थोड़ा सा मतलब उन लोगों के साथ थोड़ा सा संपर्क कर लिया कि जो लोग इस काम को कर रहे थे। मैंने कहा यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला बेटा ऐसा है, आधा माल हल्द्वानी देना है और आधा माल बॉम्बे देना है। अच्छा। हल्द्वानी वाला माल जो भेजोगे तुम, वो तुमको जो कच्चा माल दे रहे हैं उसमें बराबर हो जाएगा। और जो बॉम्बे वाला जो पैसा होगा वो लास्ट में दीपावली के समय में, जिस वक्त हमें पटाखे जलाने होते थे और जो है फुलझड़ियाँ भी जलानी होती थी, खूब खीर खिलौने और बतासे और मिठाइयाँ भी खानी होती थी, उस वक्त हम पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? उस वक्त वो पैसा हमारे पास बॉम्बे से आता था। अच्छा। बॉम्बे वाले उस वक्त क्या करते थे, पैसे को उस वक्त ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या ऐसा ही पार्सल बिल्कुल सॉलिड भीमताल में पहुंचता था। भीमताल कभी नहीं हुआ, मतलब जितने भी टाइम करा पोस्ट मास्टर मेरे को बुलाता था, मुझसे कह रहा था नयाल जी ऐसा है 10 ये मनी ऑर्डर आता था या स्पीड पोस्ट थी? ये लिफाफे में पार्सल आता था। तो मनी ऑर्डर है वो एक तरीके से क्या? नहीं, मनी ऑर्डर तो 25 पैसे का फार्म भर के आता था। अच्छा। वो लिफाफा होता था इतना बड़ा, जैसे आजकल आप स्पीड पोस्ट जिसको स्पीड पोस्ट, अच्छा, वो पार्सल हुआ करता था। इसको कोई लोग यकीन नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। हाँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा है उसमें 1 के नोट, 2 के नोट, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 का नोट, इससे बड़ा नोट नहीं होता था। तो इसलिए वो लिफाफा बहुत बड़ा होता था और भरा हुआ रहता था। सपोज मान लो आते कितने पैसे थे, कोई ज्यादा भी नहीं आते थे, तो सपोज मान लो 800 रुपये आ गए, 900 रुपये आ गए, तो बहुत ज्यादा है। 10 के और 2 के, जब 75 पैसे में आप यहाँ से हल्द्वानी ट्रेवल कर रहे हो, तो उस हिसाब से तो काफी सही पैसा है। दिवाली के समय पर हम लोगों के पास पहुँच जाना, तो दुनिया कैसी भी दिवाली मनाए, लेकिन हमारी दिवाली कुछ आलीशान रहती थी क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाता था। तो पोस्ट मास्टर मेरे से कहता था नयाल जी इधर आओ, 10 गिलास चाय मंगवा दो।
तो मैं समझ जा रहा था कि मेरा पार्सल आ गया है। 10 गिलास चाय का मतलब ये नहीं हो कि मेरे को 1 रुपया या 1.5 रुपया पेड करना है बनिया को, अच्छा। चाय वाले को। हाँ। मैं उसी वक्त तो सामने जी को बोल देता था, सामने जी 10 गिलास चाय भेज देना, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी। तो चाय है पीते थे, उसके बाद वो निकलता था मेरा पार्सल। हाँ। तो पार्सल को फिर वहाँ पर बोला फाड़ दूँ? हाँ। पोस्ट मास्टर पूछता था। मैंने कहा हाँ फाड़ के दिखाओ तो सही, क्या पता है क्या है इसके अंदर में, मुझे क्या पता। तो बोला नयाल जी बॉम्बे वाले पैसे आ गए आपके। मतलब चाय आ गई है पहले, चाय पहले उसके बाद देख रहे हैं हाँ, पहले क्या है। मिठाई खिलाओ, तो दस्तूर है ना। हाँ। क्योंकि उन्होंने देना तो उन्होंने ही है मुझे, तो मुझे क्या पता पैसा आया नहीं आया। तो आ करके जब वो बोला गिन लीजिए, मैंने कहा तो गिनना क्या आप है? लोडिंग वोडिंग का कैसे करते थे सामान यहाँ से, मतलब यहाँ से एक पीच का बॉम्बे तक की जर्नी कैसे रहेगी? तो ये ऐसा होता था ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जैसे कि हल्द्वानी से एक ट्रक हम भीमताल के लिए हमेशा लगा रहता था। तो हमारे पास स्टेंसिल हुआ करते थे, एक जैसी लकड़ी की पेटी हुआ करती थी। उस पेटी में दोनों भाग में, फ्रंट भाग और रियर भाग में, फ्रंट भाग में मेरा एड्रेस रहता था HS नयाल भीमताल, HS नयाल भीमताल। और दूसरी साइड में, पेटी के दूसरी साइड में नाम रहता था V डोबले बॉम्बे। ओके। V डोबले बॉम्बे। अच्छा। तो मैंने V डोबले बॉम्बे के नाम पे आज सपोज मान लो 50 पेटी, मतलब बॉम्बे मॉडर्न डे का मुंबई है। हाँ हाँ, मॉडर्न डे का लेकिन उसमें बॉम्बे, हाँ, उस समय बॉम्बे, अभी मॉडर्न डे का मुंबई। तो 50 पेटी मैंने यहाँ से लोड कर दिया। ट्रक वाले ने मेरा माल उठा लिया और उसने क्या किया, सीधे इस माल को काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहुँचा दिया। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से क्या करेगा वो माल, डायरेक्ट बॉम्बे तो जा नहीं सकता है। वो ट्रेन से मेरे ख्याल से या बरेली या आगरा उतर जाता था। वहाँ भी अनलोड हुआ, अनलोड होने के बाद वहाँ से दूसरी ट्रेन में चढ़ करके बॉम्बे चला जाएगा। तो यानी इस पूरी प्रोसेस में कितने दिन लग गए लगभग? इसमें मेरे को लग जाते थे करीब 12 दिन के बाद मेरे को बॉम्बे VW की तरफ से चालान आ जाएगा मेरे नाम पे। अच्छा, लेटर एक्सेप्ट हो चुका है, लेटर आ जाएगा, चालान आ जाएगा, नयाल जी आपका 50 पेटी पीस मेरे पास पहुंच चुका है। ठीक है। और उसका ये रेट रहा। क्या रेट रहता था? एक पेटी का रेट उस वक्त रहा करता था 40 रुपया 45 रुपया, एक पेटी का रेट। और यार वो मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड पीच हुआ करते थे, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का पीच है वो। तो मेरे ख्याल में यहाँ मार्केट में आता भी नहीं है शायद, है भी नहीं है वो मार्केट में नहीं है वो। मतलब ऐसा है, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि अल्फांसो आम देखा होगा ना आपने, आमों में सबसे टॉप पे वो ऐसा ही होता है, गोल्ड पीच करके होता है। वो एक पीच की कैटेगरी में सबसे ऊपर होता है। उसको आप खाओगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, उसका कोई अगर आधी वैरायटी का मिल जाएगा आपको। मैं जहाँ पीच विलेज में गया था, वहाँ मैंने एक मिला था मुझे, उसी के जैसी वैरायटी का था, लगभग 19-20 तो नहीं, मतलब काफी ज्यादा अंतर था उसमें। लेकिन मैंने भाई एक बाइट करी उसकी, और मेरे मुंह में, सही बता रहा हूँ मैं, पूरा भाई इतना शुगर का रश हुआ मेरे मुंह में, सही में इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना, बहुत ज्यादा, हद मतलब हनी जैसा लगेगा वो आपको, सेम बिल्कुल। क्योंकि उसमें सारी चीजें ऑर्गेनिक हुआ करती थी। लेकिन बात ये भी है कि अगर आप उसे यहाँ बेचने की कोशिश करते तो यहाँ वो प्राइस मिलता नहीं आपको। यहाँ मेरे को 20 रुपया 25 रुपया मिलता, वहाँ मेरे को 45 रुपया मिल गया, जिसमें मेरा 15 रुपया खर्चा आ गया। मतलब टोटल सब भेजने वाले का एक पेटी के ऊपर मेरा 15 रुपए का खर्चा आ गया, तो 25 रुपया मेरे को एक पेटी के ऊपर बच गया। प्रॉफिट मार रहे हैं। ठीक है। वो पैसा मेरा ही है और किसी का नहीं है। उससे मैंने अपनी दिवाली मनानी है, पूरे परिवार के खर्चे खुर्चे लाने, नए कपड़े बना लेने हैं, और जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेनी है। अगले साल फिर सीजन आ जाना है पिक पे। बिल्कुल। तो वही चीजें मैंने आपका रिटायरमेंट यहाँ पर आकर के भी मतलब कोशिश की कि मैं इस तरह से कुछ करूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहाँ हम रहते हैं ना, हमारे करंट लोकेशन अभी है, क्या कहते हैं, साउंडी गांव भीमताल। यहाँ पे हम लोग डांट से ऊपर आते हैं, जैसे साउंडी गांव पड़ता है, एक गांव विलेज है, वैसे टाउन एरिया में आने लग गया है अब। लेकिन यहाँ की मैं आपको एक, मतलब कि सॉइल का जो वो बताता हूँ ना मैं, एक अलग सी है। मतलब यहाँ पे ज्यादा पत्थर है, स्टोन्स वगैरह, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आड़ू की खेती हो नहीं सकती है। लेकिन जो पापा का विलेज वाला एरिया है, वहाँ मतलब की जमीन काफी ज्यादा, मतलब प्रोडक्टिव है भाई, और मतलब सॉफ्ट है, तो बहुत जल्दी मतलब उगाती है कुछ भी चीज। अगर जल्दी कोई चीज अगर 6 महीने में उगने वाली होगी, 4-4.5 महीने में उग जाएगी उधर, और अच्छे खासे उसमें। इधर पे तो बहुत मुश्किल है। इधर पे तो मैं खुद ही देखता हूँ, दिन भर लगे रहते हैं फादर और मदर मेरे, और मतलब 3-4 लेबर वगैरह को लेकर के भी, तो भी कोई खासा हम उगा नहीं पाते हैं यहाँ पे कुछ भी। तो इसलिए हमने अपने आप को, जो इंस्टीट्यूट की अपेक्षा यहाँ पर हमने अपने आप को और हमारी खेती को हमने परिवर्तन कर दिया। क्योंकि जो चीज यहाँ पर नहीं हो सकती उसके पीछे लड़ाई लड़ने से कोई फायदा वो सही बात है, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हल्दी की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, हल्दी और लेमन। तो जिसको हमने जो है, और एक और चीज प्रमोशन करते रहो मैं, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक हल्दी मिलती है। आपको पाउडर चाहिए या फिर ऑर्गेनिक हल्दी चाहिए, वैसे हमारा सब कुछ बिक भी जाता है, लेकिन फिर भी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मेरे को नंबर लिख देना, और आपको जिस तरीके से भी चाहिए होगा, हम होलसेल रेट भी लगाते हैं,
काफी ज्यादा उगता है हमारा। इस बार शायद हमारा 100 किलो हल्दी कुछ ऐसे ही हुआ था। हाँ करीब से 100 किलो से ऊपर ही हुआ था हल्दी इस बार हमारा। और नींबू भी मेरे ख्याल में कितना होता है इस बार हमारा? निब्बे भी करीब हमारा निकल गया था इस वक्त जो है, कम से कम जो है 700 केजी। 700 केजी से ऊपर ही निकल जाता है, मतलब ऐसे ही होता है। अभी और भी बढ़ा दिया है हमने आगे, तो मतलब और भी ज्यादा ही होगा। अगर चाहिए होगा तो वो भी बता सकते हो हमें। यहाँ भी हम निकालते रहते हैं, हमारा सामान निकलता ही रहता है, तो थोड़ा एडवांस में बताना पड़ेगा आपको 6 महीने पहले, ताकि मतलब हमें पता लग जाए कि आप लोग आ रहे हो, तो हम स्टोर करें थोड़ा सामान बचाने के लिए। ठीक है, वेट कर सकते हैं हम हफ्ता दिन 10 दिन। आपने मतलब कैसे सोचा कि फिर यहाँ पे हल्दी करनी चाहिए हमें या लेमन करना चाहिए? क्योंकि हम जब यहाँ पर सेटल हुए, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है मेरे को यहाँ पर संगड़ी गांव में। हालांकि मेरी दादाजी की प्रॉपर्टी है ये, बट मेरा पुराना मकान था, मेरी पुरानी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर सेटल हो गया, मैंने अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, तो फिर और कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। तो मैंने कहा कि यार ऊपर वाला जो ऊपर भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने उसको चलो होम स्टे के नाम पे जो है, उस वक्त भीमताल में होम स्टे गिने चुने लोगों में हुआ करते थे, और जिसमें कि ये 2019 का है ना अपना अपना काम? तो 2019 या 17? 2017 से मैंने ये प्रॉपर्टी शुरू कर दी थी। 17 से शुरू बनाने के बाद मैंने शुरू कर दी थी। उस वक्त जो है शायद ही गिने चुने होम स्टे थे, और स्टेशन ही मेरा टूरिज्म में जो है मोस्टली रेस्टोरेंट थे यहाँ पे, रेस्टोरेंट या फिर होटल्स थे। तो लोग बाग जो है होम स्टे में आना ज़्यादा पसंद करते थे, और यहाँ पर व्यू और यहाँ की जो है एटमोसफियर बहुत बढ़िया था। तो आफ्टर मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर जगह छोड़ के भी रखी। हालांकि अगर मैंने पैसे ही कमाना होता तो मैं इन व्यू को भी ढक सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेरा तो रूम 500 का ही जाए, कोई बात ही, मुझे 500 से मतलब है। मुझे 500 से मतलब नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन से मतलब है। सेटिस्फेक्शन से मतलब है कि भाई यहाँ पर पर्यटन आए तो एक दिन के लिए आता है, तो मतलब 2 दिन और रुक जाता है, तो मेरे 500 कहीं गुना ज़्यादा उससे प्रॉफिट हो जाता है। कोई भी बंदा मेरे ख्याल से जो अच्छा खासा घर से रिलैक्स पोजीशन में यहाँ पर आता है, तो एक दिन के लिए आता है, लेकिन 3 दिन रुक के जाता है। तो मुझे जो मेरा फ्रंट का जो रूम का जो रेंट था वो मुझे दे के ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हल्दी का विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैंने कहा यहाँ पर जानवरों का ज़्यादा नुकसान है, ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है, जंगल के नज़दीक हूँ, तो कितना देख लूँगा मैं भी, बिल्कुल कितना प्रोटेक्शन दे पाऊँगा मैं, कितनी अपनी खेती को बचा पाऊँगा। एक हल्दी टर्मरिक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जानवर का नुकसान नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं है। एक टाइम बहुत अच्छी खासी मेहनत लग जाती है, लेबरों के साथ हम खुद भी लगते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि वो कहीं गहराई में दबा रहा है या नहीं दबा रहा है, और खुदाई करते समय कहीं आधा मिट्टी के अंदर ही न दबा रहा हो, अच्छी तरह से खुदाई कर रहा है। फिर उसके बाद उसकी तुड़ाई है, उसकी फिर सफाई है, और उसके बाद फिर उसको बॉयल करना है, फिर उसको धूप में सुखाना है। ये मेरा पीरियड कम से कम 10 और 15 दिन के पीरियड में मेरा ये सब कुछ तैयार हो जाता है, और नई फसल भी मैं तुरंत उसी वक्त बो देता हूँ। मतलब इसकी फसल कैसे लगती है? साल में 2 बार लग जाती है इसकी? नहीं, चाहूँ तो अगर मैं इसको हर साल भी खोद सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग जाने की वजह से मैं इसको 2 साल में एक बार खोदता हूँ। अच्छा। जिससे मुझे जो है प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, और मेरा 1.5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे जितना भी काम होता है ना ऑर्गेनिक्स, ये हमारी जो ब्रांड है हिल स्टॉप करके हमारी ब्रांड का नाम है। ये हिल स्टॉप में जितना भी हम ऑर्गेनिक्स उगाते हैं, आप लेमन ले लो हमारा, आप टर्मरिक ले लो हमारा, या फिर आप हमारा एक ऑरेंज लाइम करके आता है, उसे जमीर कहते हैं, वो ले लो हमारा। सब आपको 0% पेस्टिसाइड में मिलेगा। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ के जो आसपास के जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो भी सारे यहीं से मंगा के ले आते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 6 मंथ पहले आपको बताना पड़ेगा हमें, तभी हम मैनेज करेंगे उस चीज़ को कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और किस हिसाब से आपको लेना है, उस तरीके से मैनेज होगा फिर उसी तरीके का। क्योंकि यहाँ पे जैसी हमारी होती है, जैसी फल आने लग जाता है हमारा, जितना भी है तो हल्दी की खुदाई होने लग जाती है, या पेड़ों में हमारे लेमन वगैरह के फल आने लग जाते हैं, या ऑरेंज लाइम है उसमें फल आने लग जाता है, तो एकदम से डिमांड आने लग जाती है हमारे होटल्स वगैरह से, या फिर नीचे मंडी वगैरह से कि भाई ले आओ अपना सामान और निकालो इसको फटाफट। हाँ जी बाबू। हाँ, दूसरी चीज़ एक और है जो यहाँ पर मैं कुछ नया और कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ बाहर की फॉरेन की कुछ प्रजातियाँ हैं फलों की, जैसे कि पैशन फ्रूट। हाँ, पैशन फ्रूट है। और हमारे पास मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो देखी होगी आपने, बहुत सारी जम्मू कश्मीर की वीडियो आती है अंजीर वगैरह वाली, वो भी है हमारे पास। यहाँ फिग के पेड़ है हमारे पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेड़ है हमारे। कुछ तो हमने कटवा दिए क्योंकि हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे थे उसको। जी हाँ, फिग के पेड़ हैं। और दूसरी बात, एक चाइना का फ्रूट होता है जिसको ट्री टमाटो बोलते हैं। टी टमाटो। ट्री टमाटो कहने का मतलब ये है कि जो है तो टमाटो ही हो, लेकिन यार उसको ना आप ऐसे भी खा सकते हो, एज फ्रूट भी खा सकते हो, एज ए फ्रूट एंड चटनी। हाँ, बहुत ही टेस्टी होता है वो, सीरियस बता रहा हूँ मैं। उसकी चटनी खाओगे ना आप हिल जाओगे। उसको तो मतलब यानी कि
चाइना में तो उसको खून बनाने की मशीन कहा जाता है, हम्म, क्योंकि उसके अंदर ब्लड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है हम्म, कि अगर हम 2 या 4 दाने रोज खा लेते हैं, आयरन बहुत होता है उसमें। आयरन बहुत ज़्यादा होता हम्म। है और साइड इफेक्ट उससे कुछ भी नहीं है। अब शुरू करते हैं। अब एक फंटास्टिक बात बताएंगे मेरे फादर ने, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जॉब ढूंढनी शुरू करते हैं अपने लिए सर्कल। मेरे फादर ने, बताता हूँ मैं आपको, जर्नी हमेशा मेरे फादर की पैसा कमाने से ही रही है। इन्होंने मतलब कि अपनी स्कूल टाइमिंग से ही पैसा कमाना शुरू करा एक तरीके से, मतलब ये समझ लो आप, जैसे ही मतलब 8-9 साल के हुए थे तब से इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरे फादर ने आर्मी ज्वाइन करी, और आर्मी इतनी अर्ली एज में ज्वाइन करी, मैं क्या बताऊँ आपको। तब इंसान को मतलब समझ में नहीं होती है कि भाई काला कलर कौन सा है और ब्राउन कलर कौन सा है, ये पता नहीं होता, काले भूरे में अंतर पता नहीं होता इंसान को। लेकिन मेरे फादर ने उस टाइम पे आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो अपना इंसिडेंट बताओ, कैसे आपने आर्मी ज्वाइन करी? इतने सरल तरीके से हमने आर्मी ज्वाइन की कि कोई यकीन नहीं करेगा। उस वक्त मैं 12th में पढ़ता था और हमको जो है प्रॉपर्टी लीव पड़ने वाली थी जनवरी के महीने में, हाँ, हाँ। क्योंकि फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट से हमारे जो एग्जाम शुरू हो जाते, तो 2 महीने की प्रॉपर्टी लीव दी जाती थी इस वक्त कि भाई अपना आप सेल्फ स्टडी करो। और स्कूल से हमारी जो है लगभग विदाई हो चुकी थी, लेकिन हम फिर भी जो है ये 11th की बात बता रहे हो आप ना? नहीं, जब हम 12th में पहुंच गए थे। अच्छा, 12th 11th पास हो चुका है आपका? हाँ, 11th पास हो चुके हैं। 12th में जब हम पहुंचे तो उसी वक्त ये भीमताल अल्मोड़ा से जो है बीआरओ की टीम आई आर्मी में भर्ती करने के लिए। तो उस वक्त हम तो क्लास के अंदर थे और शायद उस वक्त इंफॉर्मेशन के लिए भी इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। वो लोग यहाँ पर सरकारी डाक बंगला, जो कि यहाँ पर अभी केंद्रीय विद्यालय भीमताल डाक बंगले में खुला हुआ है, तो वहाँ पर आए। 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, कोई लड़का भर्ती के लिए नहीं आ रहा है। एक डॉक्टर साहब है, कर्नल साहब है, 4-6 उनका स्टाफ है, गाड़ियाँ हैं आई हुई हैं, देख रहे हैं। तो कर्नल साहब ने लास्ट में, कर्नल ओझा उनका नाम था, मेरे को अच्छी तरह से याद है, और मेडिकल के जो डॉक्टर वर्मा थे उनका नाम मेरे को अच्छी तरह से याद है। और तो कर्नल साहब और मेजर साहब जो है हमारे राजकीय लीलावती पंथ इंटर कॉलेज में आए, और हमारे प्रधानाचार्य साहब पांडे जी थे उसमें, पांडे साहब पांडे जी के ऑफिस में आए। हमें भी पता नहीं, हम तो क्लास के अंदर थे। तो पांडे जी से रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी ऐसी बात है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से बीआरओ अल्मोड़ा से आए हैं और हमें कुछ लड़के भर्ती करने हैं। और भीमताल में तो मैं देख रहा हूँ कि ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 82-83 की, कोई भर्ती होने के लिए नहीं आ रहा है। हम कैसे क्या करें? आप हमको जो है हमारे आपके पास हाई स्कूल पास लड़के 11th में होंगे, 12th में होंगे, वो कुछ लड़के हमको भेज दीजिए, ताकि हम चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन हम उनको थोड़ा सा दौड़ धूप करा करू करके हम कागज़ तैयार कर लें कि सरकार को ये दिखा पाएँ कि भाई हम तो भीमताल में गए थे और हमने इतने लड़के दौड़ाए, कुछ भर्ती हुए कुछ नहीं हुई। प्रिंसिपल साहब ने बोला, सॉरी साहब, नहीं मैं अपना स्कूल खाली नहीं कर पाऊँगा। बोला, नहीं साहब प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है हाई स्कूल पास हो करके जो लड़के आपके पास 11th में और 12th में हैं, उन लड़कों को थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए दे दीजिए हमको, ताकि हम थोड़ा सा उनको फिजिकल नाप नूप कर लेंगे और दौड़ भाग कर लेंगे। तो प्रधानाचार्य साहब ने बोला, ठीक है साहब, आप हमारे ऑफिस में बैठिए, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ। क्लास में जा करके पहले 11th क्लास में गए। 11th क्लास के बच्चों से बोला, हाँ भाई, तुम लोगों में से आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर में कौन भर्ती होना चाहता है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। बोला, भाई क्यों, मतलब किस नजरिए से देखते थे आर्मी को उस टाइम पे? तो सोचते थे कि अभी पढ़ाई की उम्र है, घर वाले पढ़ा रहे हैं, अभी हमने 11th अभी मतलब ये उम्र नहीं है नौकरी की। ये उम्र नहीं है नौकरी की। तो फिर आ गए ऊपर नीचे। देख रहे हो गाइस, मतलब पहले नौकरी खुद चल के आ रही है, आज की डेट में बंदा खुद जा रहा है लेकिन नौकरी भाग रही है। कंटिन्यू। नीचे 11th क्लास बैठती थी, ऊपर 12th क्लास बैठती थी। फिर प्रधानाचार्य साहब हमारे पास आए 12th क्लास में। हाँ भाई, 12th क्लास के स्टूडेंट हो आप लोगों को, मुझे मालूम है कि आपका जो है बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लेकिन यार एक रिक्वेस्ट लेकर के मैं आया हुआ हूँ। ये अल्मोड़ा बीआरओ से कुछ आर्मी के अधिकारी आए हुए हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, और उनकी रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा आप लोग अगर सेना में भर्ती होने का जज्बा अपने दिल के अंदर लाएं, और थोड़ा पढ़ाई के तो है ही है, और थोड़ा आजमा लें अपने आप को कैसा होगा। तो हम तो लगभग की जो है, अगर एक ना उंगली उठाती, हम तो एक क्रिकेट टीम थी, वॉलीबॉल की टीम थी हमारी, क्रिकेट टीम थी। अगर एक खड़ा हो गया तो सब खड़े हो गए, मतलब एक की लड़ाई तो सारे घुस गए। एक सबकी लड़ाई। अगर एक ने किसी को मार दिया तो फिर उसके ऊपर 20 पंच पड़ेंगे। तो वही कहानी हुई थी। तो एक लड़के ने बोला, यस सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, सब पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोला साहब चलो। प्रिंसिपल साहब गदगद हो गए, बोला यार देखना, पेपर भी देना तुमने, कहीं भर्ती होकर चले मत जाना। मैंने कहा सर, हमने प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर, कर्नल साहब और जो बीआरओ की टीम आई है उनसे आप एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, अगर ये मेरे बच्चे सेलेक्ट हो भी गए, आप इनको भेजेंगे आफ्टर एग्जाम,
क्योंकि आपका तो 12th का रिजल्ट जो है खाली चला जाएगा, खाली लड़कियां ही रह जाएंगी, लड़के तो रहेंगे नहीं कोई, सब चले जाएंगे। तो उन्हें नीचे जा करके वो कर्नल साहब या बीआरओ टीम को रिक्वेस्ट किया, बोला सर एक बार पे मेरे कुछ लड़के तैयार हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके आर्मी के ज्वाइन होने के लिए फिजिकल मेडिकल देने के लिए तैयार हैं, बट हम जाएंगे तब जब हम 12th का पेपर दे देंगे। अच्छा, तो उसमें मतलब आर्मी में कोई रिटर्न था नहीं, रिटर्न भी था। अच्छा, सब कुछ कर दे लिया। उन्होंने बोला भाई ठीक है, उन बच्चों को विश्वास दिलाते हैं हम कि हम तुम्हारी वैकेंसी रोक के रखेंगे। तो फिर आपकी एज क्या थी उस टाइम पे, और भर्ती का क्राइटेरिया क्या था? क्या 17 साल में भर्ती हो 17 साल में भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि अब तो 18 कर दिया ना मेरे ख्याल में। हाँ, उसमें तो 17 साल में भर्ती हो जाते थे। तो 17 साल में तो हमने जो है हम क्रॉस कर चुके थे, हाई स्कूल पास हो चुके थे, 11th पास हो चुके थे, 12th में थे। उन्होंने बोला बच्चों कोई चिंता की बात नहीं, आप आ जाओ चीज को। हम गए साहब, हमने खोल दिया अपने बनियान आने वाले बच्चे, सुबह रोज तैरने वाले बंदे, सुबह 5 किलोमीटर। मेरे फादर की ना जो रेस है वो इधर से, ये जो आपको ये लाइटें दिख रही होंगी, यहाँ से लेकर के वो जो लास्ट कोना है वहां तक हुई थी, राइट? उतनी 1.6 किलोमीटर है वो पूरा, मतलब कि जो तिकोनिया कहते हैं वहां से लेकर के 3 कोने हैं वहां पे, वहीं पर बस स्टॉप भी, बस भी वहीं आगे रुकती है। आपको भीमताल में अगर आप आओगे तो अगर बस पकड़नी है आपको तो तिकोनिया में आओ, या फिर बाईपास रोड है उससे थोड़ा सा आगे वहां से। तो मेरे फादर लोगों की जो रेस हुई थी, मतलब कि वो 1.6 किलोमीटर की, वो यहाँ से हुई थी तिकोनिया से लेकर के नीचे तल्लीताल तक, राइट? तो कंटिन्यू रखते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम गए, तो हम तो सेकंड में सेलेक्टेड थे, हम तो किसी साइड के बारे में कोई कमी नहीं थी। दौड़ में देखो तो हम चीता की तरह भाग गए। हाँ। मेडिकल में देखो तो कहीं से कहीं तक कोई हम फिट नहीं। रिटर्न में देखो तो 100 में से 80 मार्क, ग्रेड 1। सारे के सारे लड़के हम जो है 18 लड़कों में से जो है हम 14 लड़के सेलेक्ट हो गए। 4 लड़के जो बचे थे वो जरा हाइट में कम थे। अच्छा, और दौड़ने में कम थे, हाइट में छोटे थे, 180 थे। तो जो अभी भी वो भी अच्छे खासे हैं आज की डेट में। ठीक है, वो भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, अपना अपना बिजनेस है, गवर्नमेंट अच्छी जॉब में। तो अब ये रहा सवाल कि भाई हम भर्ती तो हो गए, घर वालों से पूछा नहीं है, हम तो गए स्कूल में हो गए। मतलब ये स्कूल के दौरान ही हो गया सब कुछ हो गया, घर वालों को कुछ पता नहीं। तो कर्नल साहब ने बोला बेटा घर जाओ, घर जा करके अपने माँ बाप को बताना कि मम्मा पापा हम भर्ती हो गए हैं फौज में, अब हमने जाना है। तो क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले? कल को जो तुमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था उसमें एक प्रवेश पत्र में एक फोटो चिपकती है ब्लैक एंड वाइट, वो फोटो ले आना ताकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में हम उसमें चिपका दें। तो हमने कहा ठीक है साहब, ले आएंगे। भीमताल में खींचता था फोटो, भीमताल में फोटोग्राफर वो ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचता था, 3 दिन में देता था। हल्द्वानी से लाता था ये? नहीं, वो यहाँ खींचता था, फिर सफाई करने के लिए हल्द्वानी जाता था। तो मतलब तीसरे दिन हमको मिलती थी वो। क्या रेट था उस टाइम पे एक फोटो? वो मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपया हुआ करता था उस वक्त। मतलब फिर भी काफी महंगी थी ब्लैक एंड वाइट फोटो, लेकिन वो असंभव था, हमको करंट चाहिए होता था। तो प्रवेश पत्र शुक्र है कई लोगों ने तो फाड़ दिया होगा, कई लोगों ने कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन हमने संभाल के रखा था, जिसके बाद हम ले आए। और किसी के बाद निगेटिव थी। अच्छा, नेगेटिव मिलती थी, नेगेटिव से भी जो है फोटो स्टूडियो में जाओ तो वो जो है वो पॉजिटिव कर देता था, उसको निकालने। इस तरह से मतलब फोटो का तो काम चल गया। और रहा सवाल कि आर्मी में जाने का, तो हमने कहा सर हम तो नहीं जाएंगे। सीधे मना? क्यों? स्टेट में हमने एग्जाम देंगे हम। अच्छा, 12th का एग्जाम। हाँ, तो बोला बेटा बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कब से कब तक है? हमने बोला सर हमारा एग्जाम 16 मार्च से शुरू है और 17 अप्रैल को खत्म। 17 अप्रैल को हमारा इंग्लिश का सेकंड पेपर था। तो बोला बेटा अल्मोड़ा तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है भीमताल से, तुम 18 अप्रैल को हमारे पास पहुंच सकते हो? हमने कहा सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 18 अप्रैल को हम आपके पास पहुंच जाएंगे। 16 को आपने एग्जाम देना है अपना, 17 को एग्जाम देना है अपना, और 18 को वहाँ पहुँच जाना है। तो भवाली सेंटर था हमारा। इंग्लिश का सेकंड पेपर दिया, 2 बजे हमारा पेपर खत्म हो गया। जो हमारी लटापटा, जो हमारी खतड़ी गुदड़ी बिस्तर वगैरह था, हमने अपने पापा को बता दिया, मैसेज कर दिया कुछ दिन पहले 17 तारीख की जो है दोपहर को आ जाना, 2 बजे करीब हमारा बिस्तर वगैरह वापस जाना, हम चले अल्मोड़े को। हमने कहा दूसरे दिन सुबह जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, तो रात ही न चलें। तो एक जो मेरा गांव के जो कुछ मेरे 1-2 दोस्त लोग थे, उन्होंने बुलाया ऐसा करते डिग्री कॉलेज के चुनाव चल रहे हैं हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में। तो रात भर वहाँ चुनाव प्रचार में चलेंगे, उन्हें खीर बताते खाएंगे। रात सोना तो है नहीं, रात ऐसे बीत जाएंगे, सुबह 4 बजे 5 बजे। क्यों सोना क्यों नहीं है रात? चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार, या फिर वहाँ सुबह फिर वहाँ जाओगे, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, फिर आपकी उसमें नींद की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अरे हमने सोए रहते थे हम भवाली में। हमने कौन सा और क्या कुछ किया था? कौन सी पढ़ाई करके थी? नकल होकर के तो पास हुए थे। नकल का भी सीन हुआ करता था ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने दिमाग से तो बहुत कम
इस्तेमाल होता था, दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता लेकिन था। फिर भी यार उस समय के 12th कर देना तो बड़ी हल्का बात है। मल्का थोड़ा हेल्प चाहिए होती थी, बिल्कुल, वो चल जाती थी। तो 18 अप्रैल को जब हम सुबह 5 बजे करीब ग्राउंड में पहुंच गए, तो कर्नल साहब, उनकी जो आर्मी की टीम जो है, करीब 8 बजे आई। 8 बजे आए तो उनने हमको देखा, 10-12 लड़के आए हुए हैं, बैठे हुए हैं एक साइड में क्लर्क से। तो हाँ बेटा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने बोला, सर हम भीमताल वाले हैं, जो आपने भीमताल में भर्ती किए थे। बोला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, वेलकम हाँ, वेलकम हाँ। वेलकम वेलकम, थैंक यू। तो क्लर्क को बुलाया गया। क्लर्क से बोला, भाई जो हमने जनवरी और फरवरी के महीने में जो भीमताल में भर्ती की थी और जो 12 लड़के सेलेक्ट हुए थे, उनकी फाइल निकालो। सारे डॉक्यूमेंट हमारे अंदर ही थे। बोला निकालो। हरिंदर सिंह, नत्था सिंह, मेहता सिंह, फिजा सिंह, सब निकाले गए। बोला, यार तुम लोग तो सब सेलेक्ट हो भाई, भर्ती हो, फिट हो, घर में पूछ के आए हो, जाने के लिए तैयार? बिल्कुल। हमने कहा सब हम रेडी हैं, हमारी टेंशन खत्म। एग्जाम हो गया? हमने कहा सब हो गया। पास फेल का रिजल्ट बात की बात है। भाई क्या था कि हमारी सेवा पानी में लग गए कर्नल साहब। अरे वैकेंसी निकाली उन्होंने। आज की डेट में कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। अच्छा। 6 बंदे ईएमई के लिए, जिसमें हरिंदर सिंह सबसे फर्स्ट टेक्निकल कोर में। रिटर्न अच्छा था हमारा। तो उसमें हमको जो है, और मेरे साथ 5 लड़के और, पिथौरागढ़, भागेश्वर, अल्मोड़ा के, और सबसे नज़दीक काठगोदाम रेलवे स्टेशन के सबसे नज़दीक मैं। और मुझसे बोला गया कि जो है शाम को जो है 8 बजे ट्रेन, नहीं शाम को नहीं बोला, 8 बजे ट्रेन चलती है काठगोदाम से मथुरा के लिए। मथुरा उतर जाना, मथुरा से पंजाब मेल आएगी, उसमें बैठ जाना, वो आपको भोपाल पहुंचा देगी। अब मुझे ये पता नहीं चला कि ये ट्रेन सुबह के 8 बजे चलती है, शाम के 8 बजे चलती है। हाँ, तो आपने तो हल्द्वानी से पकड़नी थी, काठगोदाम से। हाँ। तो मैं शाम को, तो खैर मेरे को पूरे कागज वगैरह, वारंट वगैरह सब कुछ तैयार करके दे दिया, समझा भी दिया, ऐसे ऐसे जाना बेटा, ऐसे ऐसे जाना। अब घर भर्ती होकर के जा रहा हूँ, कागज हाथ में है, मिलिट्री का वारंट भी साथ में है, सब कुछ है। और उसके बाद घर में मिठाई ले जाने के लिए पैसे नहीं है जेब में। हाँ यार, कि बाहर मिठाई ले जाऊँ यार, घर वालों का मीठा मुँह करूँ। और अभी इन सब चीज़ों में बिजनेस कहाँ गया है? मतलब बिजनेस का क्या हुआ इन सब चीज़ों में करते करते, आप जब ये जॉब के सर्कल में फंस रहे हो? तो फिर वो बिजनेस फिर छूट गया सब। छूट गया ना? हाँ, फिर क्योंकि मैं सब कुछ सडनली हो गया ना। हाँ, वही सडनली हो गया। तो मुझे तो किसी से मिलने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि 2 साल 3 साल तक मेरे पास बॉम्बे से लेटर आते रहते थे वीडियो लेके, हरेंद्र सिंह नयाल जी वेलकम, आपका हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी, उसमें कार्ड चला करते थे। अच्छा, हाँ, कार्ड आते थे उस टाइम, हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड आया करते थे। अच्छा, वो तो चौंके होंगे एकदम से कि इसने तो भेजना ही बंद कर दिया एकदम से, पूरा ब्लॉक कर दिया पूरा। हाँ। फिर किसी ने संभाला भी नहीं। फिर हमने, फिर हमारा वही रिसीन रहा कि जो है ठेकेदार को दे देना ठेका। अच्छा, फिर वही पुराने उसमें शिफ्ट हो गया। हाँ, पुराने। मैं क्या हुआ, फिर मैंने तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा 1 साल की ट्रेनिंग, हाँ। 1 साल की ट्रेनिंग, फिर तो आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया ना? माइंडसेट ही चेंज हो गया। मैंने फिर, वो तो पार्ट टाइम बिजनेस था, पार्ट टाइम बिजनेस, और यहाँ पर मंथ आ रहे हैं, हाँ, जमा भी हो रहे हैं, पर मंथ भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और खाना पीना, रहना, कपड़े लत्ते सब फ्री, सब फ्री, और बहुत बढ़िया खाना। और जो चीज़ नहीं खानी चाहिए थी वो भी खाने को मिल रही है। तो आनंदमय जीवन हो गया। हाँ, और खेल कूद में तो हम हमेशा ही आगे रहते थे। हमें तो महसूस ही नहीं होता था पीटी ग्राउंड में पीटी इंस्ट्रक्टर हमको कितना रगड़ रहा है, रगड़ कितना रगड़ेगा, हम तो पहले से ही रगड़े हुए हैं। वो 1-2 फ्रंटल बोलता था। सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? मेरी सबसे पहले ज्वाइनिंग, मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई आपकी? हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबसे पहली पोस्टिंग मेरी रजौरी में हुई। रजौरी पुंछ, स्टेट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, मतलब मेरे फादर की फर्स्ट पोस्टिंग J&K थी। J&K और रजौरी, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर। और इतना ज़्यादा आनंद वहाँ का कोई हिसाब नहीं। दुनिया तो कश्मीर को देख करके, पाकिस्तान को देख करके डरते थे। हम पाकिस्तान के नज़दीक जा करके आ गए, पाकिस्तानियों से हाथ मिला करके आ गए। उस वक्त इतना अच्छा माहौल था। ये माहौल बिगड़ा जब रजौरी से मैं पोस्टिंग चला गया जोधपुर बनाड़ में, राजस्थान में। तो उसी वक्त जो है वहाँ आतंकवादी, सीज़फायर वगैरह सब कुछ, ग्रेनेड ये सब सुनने में मिलता था। वो सुनने में आता था मेरे को, यार आज रजौरी में इतना ये हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। यार मैंने कहा कैसे संभव हो सकता है ऐसा? मतलब बड़ा ही अच्छा स्टेट, और कितना अच्छे से 2 साल पहले जो है हम इस रजौरी में रह करके आए हैं, और पाकिस्तान बॉर्डर तक हम जाते थे, पाकिस्तानी हमसे मुर्गा मांगते थे, और हम उनसे मुर्गा, काफी मेल मिलाप था। अचानक मैंने कहा इतना ज़्यादा क्या हो गया, पता नहीं। यानी जो भी हुआ, मतलब उस वक्त से आतंकवाद हिंदुस्तान के ऊपर हावी हो गया। अच्छा, जिससे हमारे बहुत ज्यादा नुकसान है। फिर हम यही सुनते रहे बस कि फिर उसने इसे मारा, इसने उसे मारा, वही चलता रहा, नुकसान ही होता रहा हमारा। तो अब राजस्थान का होता हो, पहला कैसा लगा मेरे को? तो जब मैं अभी कॉलेज की ट्रिप में गया था राजस्थान, मेरे लिए तो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिप थी वो। और मतलब मैंने उतना सुंदर और उतने
जितने अच्छे लोगों के साथ गया था मैं, उतना कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था मैंने, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखो ऐसा है, मैं इससे पहले आपको एक आर्मी की परिभाषा समझाता हूँ। आर्मी की परिभाषा क्या कहती है? फौज। फौज किसको कहते हैं? फौज आबादी से दूर और बर्बादी के नजदीक रहने वाले समूह को फौज कहा है। फौज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम हो सिविलियन, हाँ, तुम रहे अच्छे खासे, हम तो घूमने गए थे, घूमने की पर्पज से तुम गए रहे थे। पिंकी सिटी जयपुर में, हाँ, ठीक है, और राजस्थान में वो भी है, हाँ। और राजस्थान में हम भी रहे, जहाँ हमने जो है जैसलमेर, भाई। जैसलमेर से आगे बाड़मेर, बाड़मेर से उधर जाकर रामगढ़, दैट पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ रहे हम। अब तो वहाँ तो ऐसा है कि अगर रेत, अगर खाना भी अगर आप बाहर ओपन में खा रहे हो ना, तो आपके सेकंड में आपको रेत से आपकी थाली भर जाएगी। आप खाना नहीं खा रहे हो, रेत खा रहे हो। पानी का क्या सही पानी नहीं है पानी वहाँ? तो है ही नहीं है ये पानी तो मतलब है ही नहीं। कुछ इलाकों में तो है। अब है, अब इंदिरा नहर खुल गई, जब से इंदिरा गांधी ने वहाँ पर इंदिरा नहर वगैरह का किया, सन 90 के बाद करीब वहाँ पानी की सुविधा अभी है, लेकिन उस वक्त पानी, लेकिन राजस्थानी लोगों को इतना जरूर मानना पड़ेगा, उन लोगों ने क्या किया, जितना बड़ा हमारा घर है ना, उतना बड़े घर में उन्होंने पानी का चौपाल बना के रखा हुआ, बरसात रेन वाटर, रेन वाटर को इकट्ठा करके फिर जो है छोटी छोटी बाल्टियों से लेके 3-3 कपड़ों से उसको छान करके फिर उस पानी को पीते हैं, और हमें प्यास लगी है तो हमें भी पिलाए। ये जैसलमेर की ये जैसलमेर की कहानी। तो आर्मी की लाइफ अगर मतलब तीन वर्ड में अगर मैं कहूँ कि आर्मी की लाइफ को आप डिस्क्राइब करो, क्या 3 वर्ड होंगे? मतलब 3 शब्दों में आर्मी की लाइफ को अगर आप डिस्क्राइब कर पाओ तो क्या 3 शब्द होंगे? कठिनाई, संघर्ष और जिम्मेदारी। जिम्मेवारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिम्मेवारी तो आर्मी के अंदर में हर अधिकारी के ऊपर रहती है, क्योंकि आर्मी का कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उसके ऊपर सीनियर का प्रेशर मतलब रहता है। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक। अगर एक दिल्ली में हमारे जनरल साहब बैठे होते हैं, उनके ऊपर भी डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, अपनी मर्जी से जनरल साहब भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो है जिम्मेवारी हमारी सिर्फ सीनियर के ऑर्डर, हुक्म, जिसको 3 शब्द में अगर तुम कहोगे तो आर्मी मीन्स हुक्म, ऑर्डर, बस ऑर्डर में ही खत्म कर देना उस चीज को। मतलब अगर कह दे कि फायर होना है तो उनका फायर होना है, आगे चाहे इनोसेंट आदमी भी खड़ा है। कुछ भी नहीं, फायर बोलते हैं तो टाइगर से गोली निकल जाती है। अच्छा। फायर, जितने उसका 4 वर्ड हैं, उतने में तो उंगली टाइगर के अंदर घुस जाती है, निकल गया वो। आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरे जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, जो मेरा मतलब बर्थ ईयर भी है, बॉर्न ईयर मेरा 1999 है, उसी ईयर में कारगिल का युद्ध भी हुआ था, और मेरे फादर ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उसमें। तो कारगिल का बताओ आप थोड़ा बहुत हमें। बहुत ही कठिन संघर्ष पूर्ण। उस टाइम पे हम इलाहाबाद में पोस्टेड थे, और मेरा बर्थ भी इलाहाबाद में हुआ है, जो अभी करंट में प्रयागराज है। मेरे को जम्मू कश्मीर से नरेंद्र पैदा होने के वक्त मेरे को बड़ी मुश्किल से मेरे को 6 दिन की छुट्टी मिली, वो भी लाख मिन्नत करने के बाद। मैंने, हो सकता है मैंने जब से कारगिल शुरू हुआ, जब से हम इलाहाबाद छोड़ के जो है जम्मू कश्मीर पहुंच गए, तब से मैं अपना एक काम और एक दूसरी चीज़ अपने सीनियर से हमेशा, कैसा भी उसका कितना भी डिसऑर्डर ऑर्डर हो, मैं उसको ओबे करके, इसलिए इस तलाश में था कि मेरी वाइफ की डिलीवरी के समय में घर पहुंच जाऊँ। लेकिन मैंने ये भी सुना ना, मतलब जैसे लड़ाई वड़ाई होती है तो इस टाइम पे जो ऊपर सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी रूड हो जाते हैं, चाहे घर में किसी के पेरेंट्स की डेथ भी हो रही हो तो भी छुट्टियाँ नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन 10% अलाउ होता है, फिर भी इमरजेंसी के लिए 10% अलाउ है। तो मैंने कारगिल युद्ध होने से पहले, इलाहाबाद छोड़ने से पहले अपने अधिकारी के नॉलेज में डाल के रखे थे, सर मेरी प्रेगनेंसी है और मेरे वाइफ की प्रेगनेंसी है और मेरे को जो है डिलीवरी के समय में। तो बोला हरिंदर, जब लास्ट सैनिक सम्मेलन हमारा इलाहाबाद में हुआ तो हमारी टुकड़ियाँ बढ़ गई। टुकड़ियाँ बढ़ने के बाद जो है हमारे सीनियर कमांडेंट ने हमको यही आदेश दिया, देखो भाई ऐसा है, आज हम इलाहाबाद से बिछोड़ रहे हैं, अभी हम यहाँ से एक ताल में जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे, जम्मू कश्मीर पहुँचने के बाद हमको कौन सा इलाका दिया जाएगा वो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे के भाई भतीजे हैं, एक दूसरे के को पहचानने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जा करके कौन किस जगह पर डिप्लॉय होगा और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन किसको पहचानेगा, ये असंभव है। इसलिए अभी से जो है एक दूसरे के गले मिल लो
और पता नहीं कि शायद आखिरी बारी मिल रहे हो। हाँ, क्या पता वहाँ जाकर के किस हालात में किसके साथ क्या कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं, वॉर है यार, वॉर में कुछ भी हो सकता है। वो पहुँचने के बाद ही जो है, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कंपनी हमारी थोड़ा और बहुत आगे निकल गई थी, जिसको कि बहुत फ्रंट का एरिया दिया गया था, उसमें हमारा कुछ नुकसान हुआ। सुनने को ही मिला कि हाँ भाई नत्था सिंह चले गए, फत्ता सिंह चले गए, क्योंकि आधी कंपनी सरदारों की थी, हुआ करती थी वो। और मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम पे मतलब कि सारे रिलीजन जितने भी थे, सिख, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म तो था ही था, मुस्लिम्स, सब जितने भी मतलब हमारे जो मेजर 4 रिलीजन्स हैं, और इसके अलावा भी जो बाकी रिलीजन्स हैं जैसे कि जैन्स हैं, पारसीज हैं, ये सिंधी हैं, जितने भी अलग अलग और रिलीजन्स भी हैं, ये लोग सब आकर के इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे मेरे फादर ने, मतलब कि जिस तरीके से मुझे उस टाइम पे बताई थी कहानी है, थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो आप बताओ मतलब कि जब आपके ट्रक्स वगैरह आते थे तो कैसे लोग बोलते थे आपसे? जब हम इलाहाबाद से गाड़ी लेकर के निकले, मैं खुद एक ड्राइवर भी था, एक मैकेनिक भी था, और सबसे खराब गाड़ी मेरे को दी गई थी। अच्छा। जिसको निशान जोंगा जिसको बोला जाता है, जोंगा चला रहे थे उस टाइम पे? ठीक है ठीक है। और वो हर जगह हर बार खराब होती थी, उसमें कोई मेरे साथ अधिकारी नहीं बैठा था, मैं और मेरे साथ 3-4 स्टाफ। जोंगा अब मैं बता रहा हूँ अब बहुत पसंद कर रहे हैं लोग जोंगा खरीदने के लिए, लेकिन वो मार्केट में नहीं है। 4x4 हुआ करती थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, और पेट्रोल खाती नहीं, ये पीती थी वो। हाँ, तो 2-3 का माइलेज था शायद उसका। हाँ, इतना ही हुआ करता था। और हम तो खैर किसी तरह, तो जब वो जोंगा चला करके हम जो है फ्रंट पे हमारी सेना आगे निकल गई थी, हम डिफेक्ट गाड़ी लेकर के चल रहे थे, तो हम थोड़ा स्लो में थे, धीरे धीरे चलते थे। तो रास्ते भर में यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ जहाँ हमको ये यानी कि बरेली से मुरादाबाद, नजीमाबाद और हरिद्वार होते हुए हम जो है सीधे अम्बाला, चंडीगढ़ होते हुए हम जम्मू कश्मीर निकले। तो रास्ते में जितने भी पड़ाव मिलते थे, उस वक्त आम का सीज़न हुआ करता था, बरसात का सीज़न था, तो लोगों ने आम, रक्षाबंधन आने को नज़दीक था, रक्षाबंधन के लिए जो राखी और चिट्ठियाँ, लिफाफे हमारे पास इतने भर गए थे, उसमें उनका एड्रेस लिखा हुआ था, भैया वहाँ पहुँच जाओगे तो हमको चिट्ठी लिखना, भैया अगर वहाँ ठीक ठाक पहुँच जाओगे तो हमारे नाम की राखी पहन देना। और बिस्किट के पैकेट, रास्ते में हमने कभी ढाबे में या कभी होटल में खाना नहीं खाया, जो उन लोगों ने सामान दिया, लोग सामान भर गया था हमारा वहाँ। फिर आगे जा करके जब हम जम्मू कश्मीर में पहुँच गए तो जो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी कुछ गरीबी ज़्यादा है, कुछ लोग जो है वहाँ बांट दिया। हमने कहा अब तो आप कैंप में पहुँच गए तो हमारा तो खाना पीना सब यहाँ शुरू हो जाएगा, दिन ड्यूटी करेंगे, अपना काम करेंगे। हालांकि नदी नालों के किनारे ही रहे, बट क्या है कि काफ़ी कठिन संघर्ष रहा, और किसी तरह से मेरे को कमांडेंट ने 6 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी। अच्छा। हाँ, तो लास्ट पिक मौके में मैं जो है इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद पहुंचने के बाद जो डिलीवरी होने के बाद 3 दिन के बाद में फिर दोबारा कारगिल पहुंचा। उसके बाद हम यहाँ पे आज हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके बाद आज भगवान की दया से जो है हम लोग ठीक ठाक हैं। बहुत जो भी हमने संघर्ष किया उसके बारे में अभी हमको कुछ याद नहीं है, और उस वक्त तो वो जवानी के जोश में पता नहीं कैसे निकल गया उसमें। और अब सोच के काफी डिफिकल्ट लगता होगा। अब तो सोचता भी नहीं उसके बारे में, अब तो सोचता हूँ कि आगे को और क्या किया जाए। अच्छा। क्योंकि वो जो समय बीत गया उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। समय बीत हम गया, अपने आप को हमेशा यही कोशिश करते रहे कि हम सेफ रहें, अपनी बॉडी को संभाल के रखें। अगर हमारा शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे और शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है हम आज तक जो है हम अपने शरीर को डन, और जो हमारी बचपन की जो एक्सरसाइज वगैरह थी उसको हम अभी भी लागू करते हैं और फॉलो करते हैं। देख लो मेरे फादर का कुछ भी नहीं है, स्टमक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल फिट है। और वे भी मतलब मॉर्निंग वॉक्स वगैरह के लिए जाते हैं, रनिंग वगैरह के लिए आते हैं, इवनिंग में भी रनिंग वगैरह करते हैं। हमारे पास बॉक्सिंग किट वगैरह भी, उसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं मेरे फादर। कभी कभी जो है स्विमिंग भी कर लेता हूँ। स्विमिंग भी मेरे फादर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया स्विमर है। इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे तैरा होगा जहाँ पे मतलब एक स्कूबा डाइवर भी डाइव मारने से डरेगा। आपको जो ये बीच में टापू दिख रहा होगा, मेरे फादर ने यहाँ से क्या कहते हैं जो एक डांट का मंदिर है वहाँ से लेकर के टापू तक टच किया हुआ है पूरा। वो बहुत गहरा डीप वाटर है। अगर मतलब कि अगर कोई बंदा बोट से गिर जाए और उसको लाइफ जैकेट नहीं है तो कोई मतलब कुछ अगर स्विमिंग भी आती है तो उसको 1% ऐसा चांस है कि वो मर जाएगा उसके अंदर डूब के। लेकिन उस समय में मेरे फादर का नॉर्मल रूटीन रहता था उसको टच करके वापस आना। कम से कम 20 फीट हाइट से नीचे जंप करना पानी के ऊपर। उस समय की एक्टिविटीज की कुछ इस तरीके की होती थी, फोन वगैरह थे नहीं कुछ, तो करना ही यही है दिन भर। फिजिकल फिजिकल पूरा।
पेड़ों में लटके रहना पेड़ों में। दूसरा बंदा आता था, भाई उतर जा भी चल स्कूल। हाँ हाँ। अरे चल यार 2-4 बीम और खींच लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बीम यानी कि पुलअप्स। पुलअप। और कहीं पर थोड़ा सा रास्ते सा मिल गया उन्हें, यार चलो यार 10-10 सीटर निकाल लेते हैं। तो 10 निकाल, मैं 20 निकालूंगा, चलो यार कौन ज़्यादा निकालता है। हम तो 100, 150, 200 तक खींच लेते थे। 200 तक कौन फंसता है। शर्त इन्हीं में हुआ करती थी, शर्त कि आज हमको भाई ये कुछ मैं बता रहा हूँ, फादर की जेनेटिक्स भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं मेरे। और मतलब कि एक ऐसा होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरीके की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर आप मतलब कि जिस बैकग्राउंड से आओगे, आप तो आपको जेनेटिक्स सपोर्ट करते हैं। जैसे मतलब राजपूत हम लोग, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहती है हमारे पास। ये पता नहीं कैसा जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड है या क्या है। सही में अगर मैं भी थोड़ा टाइम मतलब कि कुछ भी करता हूँ, नॉर्मल वर्कआउट भी करता हूँ, तो भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाती है मेरे पास। चाहे फिर मैं 1-2 साल ना करूँ, फिर भी वो स्ट्रेंथ जाती नहीं। तो फिर खत्म करें इसके साथ। थैंक यू नरेंद्र, आपने हमको इस ब्रॉडकास्ट में जो है अब ये इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। उधर को देखने हुआ, इधर को देखने हुआ क्या मेरे को भी देख सकते हो, कैमरे में देख सकते हो, मेरे पे ज्यादा देखना। हाँ वैसे मेरी तरफ बोलते ज्यादा समय थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को। मतलब मेरे को फिर बैठने अच्छा नहीं, शक्ल नहीं आएगी फिर। हाँ 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 हाँ, ज्यादा सही है। पसंद तो नहीं आई।